हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मार्केट से न्यू सेमेस्टर पद्धति या प्रणाली के अकॉर्डिंग फ़ाइल ख़रीद ली होगी। जैसे कि हमारा थ्योरी का सिलेबस चेंज हुआ था, उसी प्रकार से हमारा जो है प्रैक्टिकल का सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो उस हिसाब से हम नई फ़ाइल ख़रीद लेंगे मार्केट से, जो भी उपलब्ध है। वैसे ज़्यादातर सौरभ की फ़ाइल बनाते हैं अधिकांश बच्चे, ठीक है। तो हमने भी सौरभ की फ़ाइल रेकमेंड की है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम ये क्लासेस लेकर आए हैं। उसमें जो जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर सोल्व करके मैं आपको प्रत्येक क्लासेज में बताऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है मापनी। हालांकि आपका सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हम यूनिट वाइज जो जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल फाइल में वो कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। ये सभी कोटा विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी क्लासेज रहेगी, ठीक है। तो जो भी आपके मिलने वाले हों, यार दोस्त हों, नॉन कॉलेजिएट हों या रेगुलर हों, उन सभी को आप ये क्लासेज शेयर कर सकते हो, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो, ताकि वे थ्योरी की क्लासेज भी देख सकें और अपना पहला सेमेस्टर अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो बिना किसी संदेह के आप ये क्लासेस देखें, और मेरा तो सुझाव ये है कि प्रैक्टिकल फाइल खोल लिए और साथ के साथ लिखते भी चलें आप, ठीक है ना। और ध्यान रखें, प्रैक्टिकल फाइल में ब्लैक पेन का यूज करें, यानी कि थ्योरी लिखने के लिए ब्लैक पेन ही उपयोग में लें। कई बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर कौन सा पेन यूज करें, ठीक है ना। तो मैं पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको कि आप ब्लैक पेन ही यूज करें, क्योंकि ब्लैक पेन से लिखने में चीज़ें आकर्षक लगती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। और जो डायग्राम्स, चित्र, स्केल्स वगैरह जो भी बनाएंगे वो पहले पेंसिल से बनाएंगे और उसके बाद में उनको पक्का करने के लिए हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे। पहले पेंसिल से इसलिए बनाएंगे क्योंकि कोई चीज़ गलत भी होती है तो उसको हम मिटाकर सुधार कर सकें, ठीक है। इसलिए जब हमारी कोई चीज़ सही हो जाती है फिर उसके ऊपर हम ब्लैक पेन फेर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना फिर भी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, प्रैक्टिकल की क्लास, ठीक है, जिसका नाम है मापनी, स्केल्स, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है आपके मापनी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और इसको आप याद भी कर लेना क्योंकि उपयोगी है, एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन पूछता है ये वाला, ठीक है। और भूगोल के विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि मापनी क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम एएन स्ट्रालर के अनुसार। इन्होंने मापनी को इस तरह परिभाषित किया है: मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र द्वारा दर्शाई गई पृथ्वी की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी या मापक कहते हैं, ठीक है। ये एएन स्ट्रालर के अनुसार है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एफ जे मॉन्क हाउस के अनुसार। इन्होंने मापनी को इस तरह परिभाषित किया है: मापनी उस संबंध को व्यक्त करती है जो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तथा भूमि पर उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य होता है, ठीक है। तो ये दो परिभाषाएं हैं, हालांकि दो तीन और भी है, लेकिन मैंने ये दो ही परिभाषा यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई है, ठीक है, क्योंकि दो में हो जाएगा काम। एक में काफ़ी छोटा लग रहा था, इसलिए दो डेफिनेशंस आप उसमें लिख लेना, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा प्रैक्टिकल फाइल में वो है मानचित्र पर मापनी के महत्व को समझाइए, ठीक है। यानी कि मापनी का क्या महत्व है मानचित्र पर। तो देखिए, मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटी करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी के किसी भाग को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा करके मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और यह मापनी द्वारा ही संभव हो पाता है। मापनी मानचित्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि पृथ्वी की सतह का बहुत ज़्यादा विस्तार है। इस कारण पृथ्वी का ज्यों का त्यों मानचित्र बनाना असंभव है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? मापनी का, ताकि हम पृथ्वी का छोटा रूप प्रदर्शित कर सकें। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वह है मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों है? मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर है मापनी द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रों को छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो अन्य किसी और प्रकार से संभव नहीं है। मापनी द्वारा मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। मापनी की सहायता से पृथ्वी के किसी भाग की लंबाई तथा चौड़ाई उस भाग की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात में प्रकट की जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें मापनी बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपका है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मापनी व्यक्त करने की विधियां क्या है? मापनी व्यक्त करने की विधियां क्या है? ठीक है। तो देखिए, मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की निम्नांकित 3 विधियां हैं। ये लिखते चलना आप ऐसे कैसे, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल फाइल में जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा इसको चौड़ा कर करके यानी कि गैप के हिसाब से लिख लेना, ताकि प्रैक्टिकल फाइल की जो जगह है वो कवर हो जाए सारी की सारी, ऐसा नहीं लगे कि खाली फाइल है हमारी। ठीक है ना। इसलिए ठीक तरह से अच्छे से जगह मेंटेन करके लिखें। ठीक है। तो मापनी व्यक्त करने की विधियां जो है वह है, पहली है कथनात्मक या मौखिक मापनी, जिसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट और वर्बल स्केल भी कह देते हैं। दूसरी विधि है वह है प्रदर्शक भिन्न या उपलक्षक मापनी। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि आरएफ कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो विधि है वह है रेखीय या ग्राफिक मापनी। इसको हम आलेखी मापनी भी कह देते हैं। इसको इंग्लिश में लाइनर और ग्राफिक स्केल कहा जाता है। ठीक है। तो यह 3 विधियां हैं मापनी व्यक्त करने की। कथनात्मक या मौखिक मापनी, प्रदर्शक भिन्न या उपलक्षक मापनी, इसको निरूपक भिन्न भी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरी है रेखीय या ग्राफिक मापनी और इसको आलेखी मापनी भी कहते हैं। ठीक है। आपसे एग्जामिनर ये प्रदर्शक भिन्न के बारे में पूछता है कि आरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएफ दे पूछ लेता है वो। आरएफ आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। ठीक है। तो उस हिसाब से इसको आरएफ को याद रखना आप। आरएफ दिया हुआ होता है हर स्केल में, तो उसका मतलब होता है प्रदर्शक भिन्न हिंदी में तो, और इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है मापनी कितने प्रकार की होती है? मापनी कितने प्रकार की होती है? तो मापनी के निम्न प्रकार हैं। पहली है सरल मापनी, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेन और सिंपल स्केल भी बोलते हैं। दूसरी है तुलनात्मक मापनी, जिसको हम अंग्रेजी में कंपेरेटिव स्केल भी कह देते हैं। और तीसरी मापनी है विकर्ण मापनी, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल स्केल कहा जाता है। और चौथी है विशिष्ट मापनी। विशिष्ट मापनी यानी कि स्पेसिफिक स्केल या स्पेशल स्केल। ठीक है। ये जो 5वीं मापनी है वर्नियर मापनी, ये इसी विशिष्ट मापनी का रूप है। हालांकि मैंने इसमें अलग करके लिखा है इसको वर्नियर मापनी को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से है, इसलिए मैंने इसको 5वां रूप देकर लिखा है। हालांकि यह विशिष्ट मापनी का ही रूप है। ठीक है। तो ये मापनी के प्रकार हो गए सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, विशिष्ट मापनी और वर्नियर मापनी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है मापनी का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, मापनी का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मापनी का चयन उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। सामान्य रूप से बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी मापनी तथा छोटे क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मापनी का चयन किया जाता है। ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। कथनात्मक मापनी किसे कहते हैं?
खतनात्मक मापनी किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अभी मापनी को व्यक्त करने की वीडियो में देखा था, स्टेटमेंट मेथड या स्टेटमेंट विधि, खतनात्मक विधि। ठीक है, तो इसमें है, इस विधि से हम बोलकर या कहकर दूरियां व्यक्त करते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी खींचेंगे वो 2 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। 1 इंच बराबर 8 मील, यानी कि अगर हम 1 इंच दूरी खींचेंगे तो वो 8 मील दूरी को व्यक्त करेगी। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 2 किलोमीटर और मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 8 मील के बराबर है। इसे विवरणात्मक मापनी या शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विवरणात्मक मापनी या शाब्दिक विवेचनात्मक या विवेचन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये खतनात्मक मापनी हो गई आपकी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, खतनात्मक मापनी के गुण दोष क्या हैं? खतनात्मक मापनी के गुण दोष क्या हैं? तो देखिए गुण, यह सरल विधि है जिसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। यह एक सरल विधि है जिसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। मापनी प्रदर्शित करने की इस विधि में कम समय लगता है और किसी विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि में हमें दूरियों का ज्ञान ठीक तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये गुण थे खतनात्मक मापने के। दोष भी हैं इसके, तो इसके दोषों में खतनात्मक मापने को पढ़कर केवल वे लोग मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो उस माप प्रणाली से परिचित होंगे। इस विधि द्वारा सीधे मानचित्र पर दूरियां नहीं मापी जा सकती। ठीक है, इसके बाद में है हमारा 9वां क्वेश्चन, प्रदर्शक भिन्न या आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, किसी मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अथवा आरएफ कहते हैं। मानचित्र में मापनी बनाने की यह सबसे लोकप्रिय विधि है। क्वेश्चन नंबर 10, आलेखी मापनी के बारे में बताइए। आलेखी मापनी बनाने के लिए सर्वप्रथम दी हुई आरएफ यानी कि निरूपक भिन्न के अनुसार गणना करके मापनी की लंबाई ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात इस रेखा को प्राथमिक व गौण भागों में बांटने की आवश्यकता होती है। किसी सरल रेखा को समान भागों में बांटने के लिए ज्यामितीय विधियां प्रयोग की जाती है। तो ये आलेखी मापनी होती है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, प्रदर्शक भिन्न में अंश व हर किसे प्रकट करते हैं? प्रदर्शक भिन्न में अंश व हर किसे प्रकट करते हैं? प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न को अंश न्यूमरेटर एवं हर डिनोमिनेटर में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न को अंश एवं हर में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें अंश सदैव 1 होता है और यह मानचित्रीय दूरी को बताता है, जबकि हर किसी संख्या द्वारा धरातलीय दूरी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न का जो फॉर्मूला होगा या आरएफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी। ठीक है, प्रदर्शक भिन्न का मतलब होता है मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी। जैसे कि 1/500, तो यहाँ पर जो 1 है वो अंश है या कागज की दूरी है या मानचित्र पर दूरी है, तथा जो 500 है वो हर है या धरातल पर दूरी है। ठीक है, तो जो 1 है वो तो मानचित्र पर दूरी को या अंश को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, और जो 500 है, ठीक है, वो 500 हर या धरातल पर दूरी को व्यक्त करता है। तो ये हो गया अपना अंश व हर किसे प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलेखी मापनी कितने प्रकार की होती है? आलेखी मापनी निम्न 4 प्रकार की होती है। पहली है साधारण या सरल मापनी, जिसको हम प्लेन स्केल भी कहते हैं। दूसरी है विकर्ण मापनी, जिसको हम डायगोनल स्केल कहते हैं। तीसरी है तुलनात्मक मापनी, जिसको हम कंपैरेटिव स्केल कहते हैं। और चौथी है हमारी विशिष्ट मापनी, जिसको हम स्पेसिफिक स्केल कहते हैं। ये पहले भी देख लिया था हमने।
ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखनी है वापस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आलेखी मापनी बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं? आलेखी मापनी को बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि पहली बात, सर्वप्रथम मापनी को प्राथमिक व गौण भागों में ज्यामितीय विधि द्वारा विभाजित करते हैं। दूसरी, मापनी पर अंकित दूरियां हमेशा पूर्णांकों में होती है। तीसरी बात, मापनी से दूरियों का प्रदर्शन स्पष्ट होना चाहिए। चौथी बात, अंकन शुद्ध व सफाई से किया जाए। पांचवी बात, मापनी का शीर्षक एवं प्रदर्शक भिन्न का भी उल्लेख होना चाहिए। छठी बात, मानचित्र के आकार के अनुसार किसी भी लंबाई की छोटी या बड़ी आलेखी मापनी बनाई जा सकती है, परंतु भूगोल की अभ्यास पुस्तिका आदि में प्राय 12 से 16 सेंटीमीटर लंबी आलेखी मापनी बनाना अच्छा माना गया है। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, आलेखी मापनी के गुण व दोष लिखिए। आलेखी मापनी के गुण, पहले गुण देख लेते हैं। यह दूरी मापने या पढ़ने में सबसे सरल विधि है। अंकन होने से मानचित्र आकार के साथ यह आनुपातिक रूप से समायोजित हो जाती है। दोष, इसके दोष, इसके आरेख में समय अधिक लगता है। इस मापनी में नाप की प्रणाली बदलने से उसका स्वरूप भी बदल जाता है। और तीसरा, इस मापनी को बनाने के लिए आरेखन तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यह आलेखी मापनी के कुछ गुण व दोष थे। ठीक है, अब देखो आप, जो ये चीज़ है इसको थोड़ा सीरियस लेना और याद करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने स्पेशल नोट डालकर यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से इसको सीरियस लो, गंभीरता से लो और याद करने पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट डाला हुआ है। सभी विद्यार्थी इन माप प्रणालियों को या माप इकाइयों को याद कर ले हुए। यह माप प्रणाली प्रायोगिक फाइल में नहीं लिखनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये प्रायोगिक फाइल में नहीं लिखनी है, ये केवल आपको किसी अन्य अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करनी है। ठीक है ना, ध्यान रखना, लिखनी जरूर है, अन्य पुस्तिका में लिखनी है, प्रायोगिक पुस्तिका में, प्रायोगिक फाइल में नहीं लिखनी, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और एक भूगोल के विद्यार्थी को ये चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर आपसे इनमें से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, अच्छे से रट लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें रटने की ही होती है। तो हमारे दो प्रणालियाँ चलती है, एक तो मैट्रिक या मेट्री प्रणाली या फ्रेंच प्रणाली, और दूसरी चलती है ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन सबको याद करना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है या फिर 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर होते हैं। 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर, सॉरी, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर या 10 डेकामीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर या 10 डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर या 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने लाख सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 10 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 10 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 10 हेक्टोमीटर में हो जाएंगे हमारे 1,00,000 सेंटीमीटर। तो ये माप प्रणालियाँ याद कर लेना आप लोग। ये तो थी हमारी मैट्रिक प्रणाली, यानी कि मीटरी प्रणाली, जिसमें हम मीटर या जो सबसे छोटी इकाई है इसमें मिलीमीटर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और किलोमीटर पर जाकर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, दूसरी प्रणाली है ब्रिटिश प्रणाली। इसमें 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं। ठीक है, आपने आपकी स्केल देखी होगी आपने, बड़ी वाली स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो उसमें अंकित होता है हमारा, इंच भी अंकित होता है। तो 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं। ठीक है, 1 गज बराबर 36 इंच या 3 फीट होते हैं। 1 फर्लॉन्ग बराबर 7,920 इंच या 220 गज होते हैं। ठीक है,
एक फरलॉन्ग बराबर 7,920 इंच या 220 गज होते हैं और एक गज में 36 इंच या 3 फीट होते हैं। ध्यान रखना, एक गज में 36 इंच या 3 फीट होते हैं। एक फरलॉन्ग बराबर 7,920 इंच या 220 गज होते हैं। एक मील बराबर 63,360 इंच या 8 फरलॉन्ग होते हैं। इन्हें याद करें, ठीक है। किसी कागज़ पर लिखकर दीवार पर चिपका लें, तो अगर बार बार देखोगे उसको लिखा हुआ को तो स्वतः ही याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भूगोल की यह, इसलिए इनको याद करना कंपलसरी है, ठीक है। दोनों ही प्रणालियाँ हो गई, मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, ठीक है। दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ब्रिटिश प्रणाली को 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये तो कॉमन चीज़ है, ये आपको याद होगी सही। एक गज में 3 फीट होते हैं, या फिर यूँ कहें एक गज में 36 इंच होते हैं। एक फरलॉन्ग में 7,920 इंच होते हैं, या फिर 220 गज होते हैं। एक मील में 63,360 इंच या 8 फरलॉन्ग होते हैं। 8 फरलॉन्ग, यानी कि 8 फरलॉन्ग को आप गुणा करोगे ना 7,920 से, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 63,360 इंच आ जाएगा, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनके बिना हम मापनियों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रणालियों में मापनियाँ पढ़नी होती है, इसलिए, ठीक है। तो इन्हें आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से याद कर लें आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 क्वेश्चन, और ये उन्हीं के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वो चीज़ें आपको बताना जरूरी समझा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित खतनात्मक मापकों को प्रदर्शक भिन्न मापकों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो पहले। पहला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है 1 इंच बराबर 150 गज। तीसरा है 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर। चौथा है, यानी कि द है 4 इंच बराबर 32 फुट। और उसके बाद में है 4 इंच बराबर 2 मील 4 फरलॉन्ग। 40 यहाँ पर गज है, ठीक है, गज है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था पहले। यहाँ पर 40 गज है, 40 गज, और यहाँ इधर 4 फीट फिर 8 इंच है, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। 4 इंच बराबर 2 मील 4 फरलॉन्ग 40 गज 4 फीट 8 इंच, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 2 इंच बराबर 2 मील 6 फरलॉन्ग 60 गज 4 फीट और 8 इंच। अब यहाँ पर हम पहला जो सवाल है उसको सोल्व कर लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अ में है हमारे 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, अभी जस्ट पहले ही देखा था कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो देखो, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000/4 हो जाएंगे, यानी कि 4 का भाग लग जाएगा उसमें, और हमारा आंसर आ जाएगा 1:2500, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। दूसरा है 1 इंच बराबर 150 गज, ठीक है। हमने अभी देखा था 1 गज में कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। तो यहाँ पर 150 को हम 36 से गुणा कर लेंगे, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। चूँकि 1 गज बराबर कितने होते हैं, 36 इंच होते हैं। तो 1 इंच बराबर 150 × 36 कितने हो जाएंगे, 5,400। तो 1 = 5,400 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर। अभी देखा था हमने जस्ट पहले ही कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर है, यानी कि 6 को हम 1,00,000 से गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 लाख आ जाएगा। तो 6 × 1,00,000 बराबर 6 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1:6 लाख आंसर। नेक्स्ट है इसमें है 4 इंच बराबर 32 फुट, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, देखा था ना। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। तो 1 इंच बराबर यहाँ पर हो जाएगा 32 × 12/4,
ठीक है। 32 इंटू 12 यानी कि 32 फुट को हम 12 इंच से गुणा कर देंगे और 4 का भाग दे देंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा 96 96। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1:96 96 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखना आप। 4 इंच बराबर 2 मील, 4 फरलॉन्ग, 40 गज, 4 फीट 8 इंच है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 4 इंच बराबर 2 मील, 4 फरलॉन्ग, 40 गज, 4 फीट 8 इंच है। चूँकि हमने देखा था कि 1 मील बराबर कितना होता है, 63,360 इंच होता है, और 1 फरलॉन्ग बराबर 7,920 इंच होता है, और 1 गज बराबर 36 इंच होता है, और 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच बराबर, अब देखो 2 मील है तो 2 इंटू 2 मील है तो 2 इंटू 63,360 इंच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच, और हमारे पास यहाँ पर 2 मील है तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 7,920 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फरलॉन्ग है तो फरलॉन्ग में 4 4 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, इंटू 1 फरलॉन्ग में कितने इंच होते हैं? 7,920 इंच होते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा, प्लस 40 गज है तो 40 इंटू 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं, तो 36 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिट है, 4 फीट है ना, तो 4 इंटू 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, प्लस कितना आ जाएगा हमारा लास्ट का जो 8 इंच है, वो ऐसा कैसे ही आ जाएगा इसमें, प्लस 8 इंच लिख लेना। ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख रखा है, आप सही करना है इसको, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए। इनको कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा हमारा 1,59,896 बटा 4। इनको आप कैलकुलेट करोगे ना टोटल, तो हो जाएगा 1,59,896 बटा 4। ठीक है, अब 4 का भाग 1,59,896 में देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:39,974 आंसर आ जाएगा हमारा, 1:39,974 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 1,59,896 में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:39,974। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो 15वें का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 2 इंच बराबर 2 मील, 6 फरलॉन्ग, 60 गज, 4 फीट 8 इंच। ठीक है, ये भी वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंच बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 मील है तो 63,360 इंच हो जाएगा, प्लस 6 फरलॉन्ग है तो 6 इंटू 1 फरलॉन्ग में कितने इंच होते हैं? 7,920, प्लस 60 गज है तो 60 इंटू 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं, तो 36 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 12 तो 4 फीट है, 4 और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं, तो 12 का 12 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरह ही है ये सवाल भी, बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर इनको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हमारा 1,76,456 बटा 2 का 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगी संख्या 88,228, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:88,228 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 15 सवाल हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां। निम्नलिखित प्रदर्शक भिन्न मापकों को खतनात्मक मापकों में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर भी हमारे कई सारे ये रतक हैं, ऐसे रतक हैं। 1:1,00,000 सॉरी 1:1,00,000 है, 1:50,000 है, 1:10,000 है, 1:100 है, 1:36 है, और 1:63,360 है। बिल्कुल ईजी है। देखो, तो ये खतनात्मक मापकों में परिवर्तित करना है। पहले हमने जो था वो किस में परिवर्तित किया था? आरएफ में, यानी कि प्रदर्शक भिन्न में परिवर्तित किया था। अब हमारे पास आरएफ दे रखी है और उसको हमें स्टेटमेंट स्केल में चेंज करना है। ठीक है ना, खतनात्मक मापकों में परिवर्तित करना है। तो हमारे 1:1,00,000 है, तो हमने देखा था उधर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख किस में होते हैं? 1 लाख होते हैं किलोमीटर में 1 लाख होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो
1:1,00,000 है। चूँकि 1 किलोमीटर बराबर हमने देखे थे 1,00,000 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए 1:50,000। हमने देखा था कि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 है, तो 50,000 है और 1 हेक्टोमीटर में 10,000 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 का 5 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पर 50,000 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 हेक्टोमीटर बराबर किसके बराबर हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हेक्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 1:10,000। चूँकि हमने अभी देखा था कि 1 हेक्टोमीटर जस्ट ऊपर ही देखा है, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 1:100। हमने देखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने 100 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 मीटर। इसके बाद में है 1:36। हमने देखा था कि 1 गज में 36 इंच होते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा 1 गज हो जाएगा। 1 गज क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं, इसलिए 36 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया गज में, 1 गज में। अब इसके बाद में है 1:63,360। हमें पता ही है कि 63,360 किस में है 1 मील बराबर किसकी मापनी है, या किस में कन्वर्ट करेंगे इसको हम मील में करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मील बराबर कितना होता है 63,360 इंच, ठीक है। तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मील, 1 इंच बराबर 1 मील हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। किसी मानचित्र पर अ तथा ब स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर उन्हीं स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो प्रदर्शक भिन्न मापनी ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल ईजी है। मानचित्र पर दूरी कितनी तरह की है 4 सेंटीमीटर, तो धरातल पर दूरी कितनी तरह की है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आरएफ का सूत्र है या प्रदर्शक भिन्न का सूत्र है वो है मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी। तो 4 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर कितना है 100 किलोमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित कर रही है 100 किलोमीटर को। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इंटू 1,00,000 बटा 4 हो जाएगा, और 100 से 1,00,000 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ में भाग देंगे 4 का तो कितना आ जाएगा 25 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आरएफ कितना आ गया हमारा 1:25 लाख आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है किसी मानचित्र पर अ तथा ब स्थानों के बीच की दूरी 8 इंच है तथा धरातल पर उन्हीं अ तथा ब स्थानों की दूरी 4 मील है, तो प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए। वैसा ही है सवाल। मानचित्र पर दूरी कितनी है 8 इंच, धरातल पर दूरी कितनी है 4 मील। सूत्र क्या है हमारा वही आरएफ बराबर मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी। यहाँ 8 इंच किसको प्रदर्शित कर रहा है 4 मील को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू हमें पता है कि 1 मील में कितने इंच होते हैं 63,360 इंच होते हैं, तो उस हो गए, ठीक है। तो 4 इंटू 63,360 इंच बटा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हमारा 2,53,440 बटा 8। अब 8 का भाग देंगे 2,53,440 में, तो आ जाएगा हमारा आंसर 31,680। अतः प्रदर्शक भिन्न या आरएफ बराबर क्या हो जाएगा 1:31,680। यह आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें मैंने बताई है याद करने की उन पर आप थोड़ा ध्यान देना, उनको याद करना, क्योंकि वो काम आएंगी। देखा ना अभी आई सही हमारे काम, क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चन है उनमें उन्हीं से ही हमें माप उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको माप ध्यान होगा तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और अपने दोस्तों यारों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत समस्याएं होती है, ठीक है। पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, ठीक है। तो ये उनके लिए लाभदायक साबित होगा, इसलिए आप वीडियो को शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो करवाना ही है, ठीक है।
और अपने लगभग थ्योरी का पूरा पार्ट हो चुका है उधर। और फिर भी अगर कोई लेसन बाकी हो, कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो बता देना, मैं दोबारा उसका वीडियो बनाकर फिर डाल दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट कर लेना, आप लिख लेना। ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ मत रखना। ठीक है, जय हिंद।